नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम और न्यूटन का तृतीय गति का नियम। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तुओं की गति के विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 नियम प्रस्तुत किए। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व के नियम कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम जो गति नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, और इसे जड़त्व भी कहते हैं। देखिए, जो आप गैलीलियो ने क्या बताया था कि यहाँ पे ये ऐसा कीजिए कि इनक्लाइन प्लेन ले लीजिए ऐसा, ठीक है ना, जो स्कूल में लगा रहता है। ठीक है, तो इस प्लेन पे क्या करना है आपको, एक बॉल को लुढ़काइए और ये बॉल जो है कभी रुकेगा ही नहीं, ये नीचे चलते जाएगा। अगर ये प्लेन नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं होता तो यहाँ पर ये रुकता ही नहीं, वो अनंत में चला जाता बॉल। लेकिन ये समतल यहाँ पे है, ये चलते बॉल आएगा, इससे ऐसे ऐसे बॉल आएगा और आने के बाद यहाँ पे बॉल यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझिए कि यदि कोई वस्तु है तो इसको गति में अगर छोड़ दे तो वो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर हम कोई रोकेंगे नहीं, ये रुकावट नहीं आएगा, नीचे समतल नहीं आएगा, ये पृथ्वी नहीं आएगा नीचे, तो ये बॉल रुकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या स्कूल में आप इस तरह का आप जो बना होता है, इस तरह का स्कूल में बना होता है, इस पर हम लोग लुढ़कते हैं, यहाँ से ऐसे सीढ़ी बना होता है, इस पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद यहाँ से लुढ़क कर नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यदि ये धरती नहीं होता तो क्या हम गति में ही रह जाते। ठीक है, और यहाँ पर ये धरती है तो यहाँ पर आकर फिर क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। तो न्यूटन ने यही कहा, ठीक है, कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर वो गति में है तो उसे रोकने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा। असंतुलित बल, कोई भी कार्य हम किस बल के द्वारा करते हैं, असंतुलित बल के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका नेट बल क्या होता है, शून्य नहीं होता है। इसी कारण कोई भी कार्य असंतुलित बल के द्वारा करते हैं, कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, ये घर्षण बल यहाँ लगा, इसके कारण हम क्या हो गए, रुक गए, यहाँ पे रुक जाएगा। कोई बॉल भी करेगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो न्यूटन ने यही पर बोला कि यदि कोई वस्तु अगर विराम में है, ये टेबल वाला भी आपको समझाया था कि एक टेबल है, टेबल पे क्या है, कोई बुक रखा हुआ है, तो जब तक इस बुक को हम उठाकर किसी दूसरी टेबल पर नहीं रखेंगे जब तक वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये विराम में है। तो ये जो बुक है अपना विराम अवस्था में ही इस टेबल पर रहना चाह रही है। जब तक इस पर कोई असंतुलित बल द्वारा, असंतुलित बल से किसी कार्य को कर सकते हैं, तो किसी असंतुलित बल द्वारा जब तक इसे दूसरे टेबल पे नहीं रखेंगे जब तक ये जो बुक है यहीं पर रहना चाहती है। ठीक है, कोई भी अगर रुका हुआ अवस्था में कोई भी अगर वस्तु है तो वो रुका अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर हम कोई बल लगा कर के उसको गति में नहीं करेंगे। या कोई भी अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई हम उसको विराम में करेंगे नहीं, कोई बल लगाकर उसको विराम में नहीं करेंगे जब तक वो विराम में नहीं होगी। ठीक है, अब नीचे समझिए कि इसका व्याख्यान समझिए। अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल प्रदान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई हम बल बाहर से नहीं लगाएंगे। वही बात है कि जब तक कोई हम बाहर से अगर बल नहीं लगाएंगे जब तक वो वस्तु रुकेगा ही नहीं। अगर वो वस्तु गति में है तो उसको रोकने के लिए एक बाहर से बल लगाना पड़ेगा, या तो कोई विराम में है तो उसको गति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर एक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी आप एग्जाम्पल इसको देखते होंगे। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने, एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति के पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। बस चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए परंतु शरीर के अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है, इसी कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। ये एग्जाम्पल तो आप एकदम बिल्कुल देखे होंगे। जब भी क्या है, बस में आप खड़ा है, बस अचानक चलने लगा तो क्या हो जाता है, आप जो है पीछे आ जाते हैं। जैसे बस है, इस बस में आप यहाँ पर खड़ा हैं और बस स्टार्ट हो गया, ठीक है, जब बस चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप पीछे की ओर
झुक जाएंगे। ठीक है, क्यों झुक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो बस जो है, बस गति की अवस्था में आ गया, तो गति के साथ क्या है, आपका पैर भी गति की अवस्था में आ गया, लेकिन बाकी जो बॉडी ऊपर का है वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। इसी कारण आप क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाता है तो अब क्या होता है, आगे की ओर आप झुक जाते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है, अचानक बस रुक जाए तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति की गति में रहता है, परंतु अचानक ब्रेक लगाने से बस की गति कम हो जाती है या रुक जाती है। इसे व्यक्ति पैर विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका शरीर गति अवस्था में रहता है। वही है कारण। जैसे आपने देखा कि कोई गाड़ी चल रहा है और व्यक्ति क्या है, गाड़ी में चलती बस जो है यहाँ पर रुकी हुई थी, यहाँ से चलना वे चालू कर दी है, तो ये बस एक गति की अवस्था में है। यहाँ पर व्यक्ति है, अचानक ड्राइवर क्या है, ब्रेक लगाया तो वो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि उसका जो पूरा जो बस है, ये बस जब है तो आपका जो नीचे पैर है, पैर तो आप बस पे रखे हुए हैं, तो आपका पैर विराम में आ गया, क्योंकि गाड़ी के साथ आपका पैर विराम में आ गया, लेकिन आपका शरीर गाड़ी के साथ क्या था, गति में था। इसीलिए आप आगे की ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल, गीले कपड़े को तार पर सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंद विराम अवस्था में आ जाती है, और इसी वजह से कपड़ा से बूंद जो है क्या हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। देखिए, आपने कपड़ा जरूर सुखाया होगा। जब कपड़ा सुखाते हैं तो उसको झाड़ते हैं तो क्या होता है, झाड़ते हैं तो आपका जो कपड़ा है वो गति अवस्था में आ जाती है, वो गति करती है ना, इधर उधर कस के झाड़ते हैं तो वो गति की अवस्था में आ गई, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो तो विराम में ही रहना चाहती है, इसी कारण बूंदें गिर जाती है। इसका दैनिक उपयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे एक कैरम बोर्ड आप खेले होंगे कभी, तो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्ट्राइकर से जब मारते हैं, एक ढेरी रहता है बीच में गोटी का, ठीक है ना, कैरम का गोटी का ढेरी रहता है बीच में, और इस पर क्या करते हैं, आप स्ट्राइकर से मारते हैं तो क्या होता है, नीचे का जो है, नीचे का गोटी क्या हो जाता है, वो आ जाता है, बाहर आ जाता है, वो गति में आ जाता है। तो उसके साथ ऊपर वाला भी क्या है, वो तो विराम में ही था। आप नीचे वाला को मारा तो नीचे वाला कैरम का गोटी क्या आ गया, बाहर आ गया, वो गति में आ गया। तो ऊपर वाले भी बॉडी क्या है, विराम में था, वो भी गति में आना चाह रही, वो गति में आना चाहेगी कि नहीं, क्योंकि वो विराम में है, और उस पर डायरेक्ट अब मारे तो नीचे का तो गोटी निकल जाएगा, लेकिन उस पर किस कारण से, तो गोटियों को अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। बाकी गोटी क्या है, वो तो विराम में रहना चाहती है, उसको गति में ला दिए, तो वो क्या है, वहाँ पर गति में आने की वजह से क्या, पूरा गोटी तो आपका जाएगा नहीं, वो जो पूरा गोटी जो होगा, वो ढेरी जो होगा, वो ढेरी नीचे गिर जाता है। इसीलिए नीचे आप देखे होंगे, जब कभी भी कैरम बोर्ड खेले होंगे तो कैरम बोर्ड के निचला गोटी पर आप मारते होंगे ताकि ऊपर सारा गिर जाए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कारों में सीट बेल्ट आप पहनते होंगे। देखिए, कार में आप सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगाने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। कार में आप कभी भी आप देखे होंगे तो सीट बेल्ट रहता है उसमें, तो आपको कहा जाता है जनरली कि आप सीट बेल्ट जो है पहनकर ही गाड़ी चलाएं, या तो पीछे भी बैठे हैं तो कार में देखे होंगे कि सीट बेल्ट पहन लें, ताकि क्या होगा कि अचानक उसमें जो ब्रेक लगाएगा तो झटका महसूस होता है, या तो आगे का होगा, कब आगे को, जब चलेगा तो पीछे की होगा, जब कोई उसमें ब्रेक लगाएगा तो आगे की ओर झटका महसूस होगा। इसीलिए कारों में कहा जाता है कि अपना सीट बेल्ट पहन ले, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट जो है आप समझिए, जड़त्व क्या है। जड़त्व बोल रहे हैं बार बार, जड़त्व का नियम, जड़त्व का यही है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में रहना चाहती है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई हम उस बाहर से लगाएंगे नहीं। तो ये जड़त्व का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वस्तु अगर विरामा में है तो विरामावस्था में ही रहनी चाहती है, यही उस वस्तु का गुण है। ठीक है, अगर कोई गति में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। अब डिटेल से समझिए इसको। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। वो विरामा में है तो विरामा में रहना चाहिए। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जो है किसी भी जड़त्व की माप है, मेजरमेंट है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तु अधिक जड़त्व होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वह
तब तक अपना विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर असंतुलित बल कार्य न करे, जड़त्व कहलाती है। एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, इसीलिए उसका जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि बक्से के खींचना हिलाना कठिन होता है। बात यही है, क्लियर? आपको समझ गए होंगे जड़त्व क्या है, कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी इस दुनिया का कोई भी वस्तु हो, अगर वो विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, विराम में ही रहना चाहती है। जब तक उसको वहाँ पर कोई इस पर बल लगाएंगे नहीं, असंतुलित बल लगाएंगे नहीं और इस जगह पे नहीं रखेंगे, तब तक वो विराम में ही रहना चाहती है। अगर कोई गति में है तो गति की अवस्था में जब तक यहाँ पर हम रोकेंगे इस वस्तु को, जब तक वो रुकेगी ही नहीं। ये जड़त्व का गुण है। और द्रव्यमान जड़त्व का कनेक्शन यही है कि जिसका द्रव्यमान वस्तु का अगर अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा उसका, यानी उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जड़त्व बहुत अधिक होगा। इसी कारण जो है भारी बक्से, बहुत भारी बक्से को हिलाना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, उसको गति में लाना बहुत कठिन हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आप क्लियर हो गया होगा जड़त्व क्या है। जड़त्व एकदम क्लियर रखिए दिमाग में। ठीक है, उसी के कारण न्यूटन का प्रथम नियम बना, उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी कारण कहते हैं क्योंकि जड़त्व का गुण है ये कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। अब समझिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम सीधा समझिए कि किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। यानी कि गणितीय रूप से अगर देखा जाए तो क्लियर समझिए, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है संवेग। क्लियर? फिर से समझिए इसको, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है, तो इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। इसको संवेग को हम पी से लिखते हैं। मोमेंटम का किस चीज से डिनोट करते हैं, सूचित किससे करते हैं, तो पी से करते हैं। और संवेग बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग। इस पॉइंट को याद रखना है आपको संवेग में, कि संवेग किसे कहते हैं भाई, तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का अगर संवेग पता करना हो तो उसको पता कीजिए उसमें द्रव्यमान कितना है वस्तु, अब उस वस्तु का वेग क्या है। अगर वेग 0 है तो उसका संवेग 0 हो जाएगा। अगर वेग गति में है, वस्तु अगर गति में है तो वेग उसका कुछ होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी तो होगा, तो वहाँ पर संवेग आपको निकल जाएगा। संवेग किसी गतिशील वस्तु में जनरली निकाला जाता है, अगर विराम में है तो वो तो 0 ही हो जाएगा उसका। ठीक है, तो एम मतलब वस्तु का द्रव्यमान हो गया और भी मतलब वस्तु का वेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग को हम कहते हैं संवेग। इस क्लियर फार्मूला है इसका। ठीक है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला से न्यूमेरिकल आता है कि संवेग हमको निकालना पड़ेगा। तो संवेग कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग से आपको संवेग निकालना है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, किसी भी पत्थर या कंकड़ किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि उसका संवेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल समझिए, एक छोटी बंदूक से गोली किसी भी व्यक्ति की जान भी ले सकता है क्योंकि बंदूक की संवेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकता है क्योंकि गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है। देखिए, अब इस एग्जाम्पल को आप क्लियर समझिए, इसका जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, जैसे बड़ा सा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर किसी के नाक पर आप मारिएगा या किसी के शरीर पर आप फेंक के मारिएगा उसको, पत्थर को, तो उसका वेग होगा, उसमें तो वेग आएगा, वेग आएगा। और पत्थर का द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वेग ही गुने तो होता है, वेग गुने द्रव्यमान क्या होता है, वेग गुने द्रव्यमान संवेग होता है। तो उसका अगर वेग यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, उसका पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है, सब हो सकता है उसका वेग कम हो, लेकिन द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा। जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका क्या, संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह बंदूक वाला में देखिए, बंदूक वाला तो गोली तो छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, फिर भी उसका संवेग ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अबरी द्रव्यमान ज़्यादा नहीं है, अबरी वेग ज़्यादा है। अगर वेग ज़्यादा रहेगा और संवेग क्या होगा, अगर वेग ज़्यादा रहेगा, अगर द्रव्यमान कम भी है तो भी क्या हो जाएगा, उसका संवेग ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हम देखिए कि चलती हुई गाड़ी से टकराएगा। देखो गाड़ी तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, एक गाड़ी, एक कार, मान लीजिए कार से कोई टकराएगा तो उसको तो कितना चोट लगेगा उसका, क्योंकि कार का क्या है, संवेग होता क्या है, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुने वेग, इसका होता है संवेग। तो देखिए, या तो द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो भी संवेग ज़्यादा होगा, या वेग ज़्यादा रहेगा तो भी संवेग। यहाँ पर गाड़ी का द्रव्यमान तो ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस पॉइंट देखिए, इसका वेग भी क्या है, बहुत ज़्यादा वेग से अगर ज़्यादा
स्पीड से रहेगा तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होगा। यहाँ पर देखिए, या तो द्रव्यमान अगर अधिक है और वेग कम है तो भी संवेग ज़्यादा होगा, या तो वेग बहुत अधिक है, द्रव्यमान कम है, फिर भी संवेग ज़्यादा होगा। मतलब ये बात क्लियर है। अगर द्रव्यमान भी कम है और वेग भी कम है तो वहाँ पर संवेग कम होने की चांस है। ठीक है। चलती हुई गाड़ी में टकराने से व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें तो देखिए, संवेग, द्रव्यमान और वेग, इस तीनों को समझिए। संवेग किसी वस्तु के क्या होता है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल। पिछले स्लाइड में ही बताया था आपको कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। इसका मतलब क्या है? संवेग, द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपातिक होता है। ठीक है। अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो संवेग भी बढ़ जाएगा, अगर वेग बढ़ जाएगा तो भी संवेग बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं तो उसका संवेग में भी वृद्धि हो जाएगा, अगर किसी वस्तु को वेग को वृद्धि कर देते हैं तो उसका संवेग भी वृद्धि हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक वेग से गति कर रहे हैं तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा और हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। ठीक है। ये क्लियर समझ गए कि अगर कोई हल्की वस्तु है और भारी वस्तु दोनों को, अगर दोनों को एक वेग से गति करवाएं तो जिसका ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान, वस्तु का भार जिसका ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? उसका संवेग ज़्यादा होगा, और हल्का जिसका रहेगा द्रव्यमान उसका संवेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट समझिए, इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु या बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? अधिक होगा। यदि संवेग के कारण ही वह वस्तु किसी से टकराने से ज़्यादा चोट पहुंचती है, जैसे बंदूक की छोटी गोली इंसान को जान ले सकती है। ठीक है। वही बात समझा दिया यहाँ पर कि अगर किसी वस्तु का वेग बहुत अधिक है, जैसे गोली हो गया, गोली तो छोटा ही लेकिन उसका वेग बहुत ही ज़्यादा होता है। जब गोली छोड़ता है बंदूक से तो बहुत ज़्यादा वेग होता है उसका, इसी कारण किसी का जान भी जा सकता है। अक्सर सड़क पर बहुत सारे हादसे होते हैं वाहनों के तेज वेग के कारण होते हैं। अगर बहुत कस के आ रहा है गाड़ी और किसी में टक्कर ले लिया तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि वेग अधिक होगा तो संवेग क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। और संवेग कहते किसको हैं? तो द्रव्यमान गुने वेग को कहते हैं संवेग। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, गुना को, अगर द्रव्यमान और वेग को गुना कर दें तो वहाँ पर संवेग निकलेगा। ठीक है। तो ये संवेग आपको पता चल गया, इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ जाए तो किसी वस्तु का, अगर मान के चलिए कोई वस्तु है, अगर वो विरामावस्था में है, वो रुका हुआ है, तो वहाँ पर संवेग क्या होगा? ये पॉइंट आपको समझाए थे हम कि अगर कोई वस्तु अगर रुका हुआ है, देखिए मान के चलिए रुका हुआ रहेगा तो उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। और द्रव्यमान क्या होगा? ये भी 0 होगा। तो संवेग की का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। m आपका द्रव्यमान हो गया सपोर्ट डेट, और 0 क्या हो गया? आपका वेग है। जब आप रुके रहिएगा तो आप में वेलोसिटी तो होएगा ना, आपका वेग तो आएगा नहीं। ठीक है। और वेग तो आपको बताया थे विस्थापन बटा समय। विस्थापन होगा क्या? आप रुके रहेंगे एक ही पॉइंट पे रहिएगा तो कहीं पर विस्थापन होगा? आपका नहीं होगा। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति विरामावस्था में है तो उसका संवेग क्या होगा? 0 होगा ही। ठीक है। और संवेग का SI मात्रक क्या है? कई परीक्षा में आता है संवेग का SI मात्रक पूछ दिया तो kg मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूमेरिकल आता है बहुत सारे एग्जाम रेलवे वगैरह में, तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है? बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। अगर फॉर्मूला याद है, आपको पता है संवेग क्या है, तो आप तुरंत बना दीजिएगा। एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान 10 kg है और उसको 2 मीटर पर सेकेंड से वेग से फेंका जाता है। ठीक है। तो उसका संवेग क्या होगा? देखिए एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान 10 kg है और वेग दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड से वो फेंकता है, तो संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान हो गया 10 kg और आपका वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो आपका आ गया यहाँ पर संवेग 10 दूनी 20 kg मीटर पर सेकेंड, यानी संवेग आपका आंसर आ गया 20 kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गया संवेग। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है देखिए संवेग से, कि मान लीजिए एक ठेला है जिसका द्रव्यमान 4000 kg है और उसमें रखे हुए सामान का वजन है 20000 kg। अगर ठेला 2 मीटर प्रति सेकेंड वेग से चलता है तो उसका संवेग क्या होगा? देखिए ठेले का वेग तो 2 मीटर प्रति सेकेंड है और ठेले का द्रव्यमान कितना है? 4000 kg। ठेले में रखे सामान का कितना है? 20000 kg। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? टोटल द्रव्यमान हो गया आपका 24000। 4000 प्लस 20000 24000 kg। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग
इस फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो अब देखिए द्रव्यमान कितना आ गया 24,000 kg और वेग कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 48,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया संवेग। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आता है आपका एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल आप तुरंत देखिए, तुरंत बनाइए। फार्मूला याद रहेगा तो इतना पूरा यहाँ से जहाँ तक हम समझाने के लिए लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद है, डायरेक्ट इसको गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, मन में ही जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको गुना कर दीजिए, डायरेक्ट खटाक दवा 4 ऑप्शन रहेगा, आप मार दीजिएगा। 24 दूनी 48 से क्या करना है, तुरंत आप 48 हो जाएगा आपका, क्लियर कर दीजिएगा। आपका फार्मूला पता है द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान पता ही है 24 होगा, क्योंकि 20 और 4 24 हो गया, वो उसका डबल कर दीजिए, आपका 48,000 kg तुरंत एग्जामिनेशन में ऑप्शन में आएगा तो मार दीजिए। अब देखेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, तो किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर और उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसको गणितीय रूप से आप समझिए। मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान है m kg का कोई वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग है u मीटर प्रति सेकेंड और उसका अंतिम वेग है v मीटर प्रति सेकेंड और उसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, ठीक है। प्रारंभिक संवेग पहले पता कीजिए। संवेग इक्वल टू आपको बताए थे द्रव्यमान गुने होता है वेग, तो द्रव्यमान हो गया, m तो है ही, सब में m चलेगा, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग, क्योंकि प्रारंभिक संवेग निकालने के लिए प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u है, ये चलते यहाँ पर आ गया mu। अंतिम वेग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि द्रव्यमान तो वही रहेगा सेम m kg, लेकिन अंतिम वेग कितना है v है, इसलिए यहाँ पर आ गया mv, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर, संवेग में परिवर्तन देखेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तन इक्वल टू क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखिए यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग आपका है mv, तो mv लिख दिए, और प्रारंभिक वेग क्या है mu, तो यहाँ पर mu लिख दिए। अब देखिए p इक्वल टू आ गया mv माइनस mu, और यहाँ पर देखिए m v के साथ भी है m u के साथ भी है, तो दोनों में है तो m कॉमन ले लिए तो बचा v माइनस u, यानी संवेग में परिवर्तन क्या है, संवेग में परिवर्तन है p इक्वल टू m v माइनस u। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए संवेग में परिवर्तन। देखिए संवेग में जब परिवर्तन होगा तो टाइम के साथ होगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर अब देखते हैं, तो जो हो परिवर्तन होगा कोई भी वस्तु अगर है तो उसका संवेग में परिवर्तन की दर हो रहा है, तो यहाँ पर m v माइनस u आ जाएगा, ये संवेग था और संवेग में परिवर्तन हो रहा था। अगर उसका दर निकालेंगे तो कोई भी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर समय के साथ निकलता है, तो नीचे t लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात देखिए, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, न्यूटन ये जो नियम है आपका न्यूटन का दूसरा नियम, वो कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर और उसका असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर, इसी का क्या हो गया, ये न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, ये समानुपाती हो गया। अब यहाँ पर ये समानुपाती को अगर हटा दिए हम तो यहाँ पर k लिख देंगे, और k के मान यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a जो है v माइनस यू बटा टी, आप पढ़े होंगे पिछला चैप्टर में, v माइनस यू बटा टी इक्वल टू होता है a। अब a क्या है, a है त्वरण, ये त्वरण है, ठीक है। और यहाँ पर समानुपाती घटाने के लिए k पुट कर देंगे, k पुट हो जाएगा, और k के मान एक धर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेन रूप से आप ये समझिए v माइनस यू इक्वल टू के यू बटा टी क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय क्या होता है, ये होता है त्वरण होता है, तो m a आ जाएगा। यहाँ पर v माइनस यू बटा टी के जगह यहाँ पर a लिख दिए और m के m ही लिख दिए, और ये जो समानुपाती बोल रहा था समानुपाती के यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पर k आ जाएगा समानुपाती की जगह, और यहाँ पर k का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर हट जाएगा, और आपका मेन रूप से जो फार्मूला आ जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम से, F इक्वल टू ma। और यही फार्मूला को आपको याद रखना है, संवेग में परिवर्तन की दर और उसके बल के समानुपाती होता है। समानुपाती को हम यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि उसका समानुपाती मान यहाँ पर k होता है, k एक स्थिरांक है, वो सब आप डिटेल्स यहाँ पर जब प्रूव्ड करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ता है कि k एक स्थिरांक है, लेकिन आपको मेन डेरिवेशन देखना है कि कैसे फार्मूला आया है। तो वहाँ पर वही, यहाँ पर जो समानुपाती था समानुपाती को हटा दिए तो यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर k, ठीक है।
KMA आ जाएगा। KMA कैसे आ जाएगा? तो V माइनस U बटा टी, यानी ये त्वरण का यही फार्मूला होता है, यहाँ पर A लिख दिए, ठीक है। और K इक्वल टू होता है 1, K एक स्थिरांक है, स्थिरांक का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख दिए, K की जगह यहाँ पर क्या रख दिए? 1। तो 1 में MA के गुना करेंगे तो फिर MA आ जाएगा। तो मेन रूप से आपका जो न्यूटन के दूसरे नियम से जो डेरिवेशन फार्मूला आपको आता है, जो आपको याद रखना है, यही होता है। अगर फोर्स निकालने का यही फार्मूला है, अगर बल निकालने का ही फार्मूला है, F इक्वल टू MA, ये हो गया न्यूटन का दूसरा नियम। इसको प्रूव कर दिए कि यही होता है, F इक्वल टू MA, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, और संतुलित बल के समानुपाती होता है। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ देखिए कंसेप्ट, इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल उस पर लगे बल के निर्धारित करता है। जो उसका द्रव्यमान और त्वरण जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रव्यमान, ये द्रव्यमान रहा, ये त्वरण रहा। ये द्रव्यमान और त्वरण जो है उसका क्या है, बल को भी निर्धारित करता है। जैसे बल का मात्रक आपको पता होगा, बल का न्यूटन होता है। तो न्यूटन कैसे होता है? देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बल इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मान के चलिए मास 1 kg है, और तो उसका जो एक्सीलरेशन यानी त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा? बल कितना आ जाएगा? 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम कह सकते हैं न्यूटन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं न्यूटन कहते हैं। बल की इस मात्रा को विशेष नाम दिया गया, इसका न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन, यानी बल का यहाँ पर n लिख सकते हैं। जैसे 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उसी तरह इसको हम बराबर 1 न्यूटन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम कहते हैं न्यूटन, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट होगी यहाँ पे। अब देखिए, अब देखेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिणाम में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे से विपरीत होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझिए। किसी भी क्रिया के बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे आप सड़क है, सड़क पर जब आप चलते हैं, ठीक है, यदि आप सड़क पर क्या है चलते हैं, तो एक पैर आपका आगे होता है तो एक पैर आपका पीछे होता है। आप कभी सड़क पर या कहीं जमीन पर चल के देखिए। जब आप नाव खेते हैं, नाव तो आप खेते हैं, तो नाव जब आप खेते हैं तो क्या होता है, नाव खेवने के लिए क्या होता है, एक लाठी होता है, लाठी टाइप का। तो उससे क्या करते हैं, पानी काटते हैं, पानी काटते हैं ना जी। तो वो पानी आप आगे की ओर थोड़ा काटते हैं, पानी तो आप पीछे की ओर काटते हैं। जब पानी आप पीछे की ओर काटते हैं, इससे नाव आपका क्या हो, आगे की ओर जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं नाव कैसे खेता है, वीडियो में आप देख सकते हैं। उसका लाठी टाइप का जो होता है वो पीछे करता है, पानी काटता है, ऐसे ऐसे पीछे पानी काटता है, तब हमारा नाव क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। नाव से उतरने पर नाव को पीछे चली जाती है। देखिए, नाव से जब उतरते हैं, अगर सपोज डेट यहाँ पर नाव लगा हुआ है जी, और यहाँ पर आपको उतरते हैं, तो यहाँ पर जब इस पर पैर इससे इस पे धरेंगे तो एक पैर आपको इसको पीछे की ओर धक्का मारेगा। आप तो आगे की ओर उतरने के लिए चाह रहे हैं, आपका पैर एक आगे की ओर जा रहा है, लेकिन नाव पीछे की ओर क्या आ रहा है, धक्का दे रहा है। यानी एक क्रिया आप आगे की ओर कर रहे हैं, उसके विपरीत प्रतिक्रिया पीछे की ओर आप कर रहे हैं। एक पैर से धक्का मार के उसको जो है सो आप आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन के नियम का तीसरा एग्जाम्पल। बंदूक का प्रतिक्षेप करना। जैसे आपने बंदूक से गोली छोड़ा है या नहीं भी छोड़े हैं, तो समझिए, बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो बंदूक क्या है, बंदूक तो आगे गोली छोड़ रहा है, लेकिन हमारा हाथ पीछे धक्का देता है। आप सीधा सीने के सामने हाथ करके आप गोली नहीं छोड़ सकते, आपका बहुत चोट लग सकता है। आप हाथ को तिरछे करके बंदूक से क्या करना है, आपको गोली छोड़ना है, क्योंकि बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इस बात को ध्यान रखें, न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि किसी भी क्रिया के बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यानी अगर आप बंदूक से गोली छोड़िएगा तो आगे की ओर वो गोली छोड़िएगा, लेकिन पीछे की ओर आपका हाथ को धक्का देगा। यही न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का और भी कोई डाउट हो ये तीनों नियम में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।